हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइफ कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 8 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। तो पहले हाउ विल यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं या व्हाट इज रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 8 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या से क्या तात्पर्य होता है, या परिमेय संख्या कैसे परिभाषित करेंगे, सभी का मकसद एक होता है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के विषय में जानेंगे। तो स्टूडेंट, आपको हम कक्षा 6 की भी पढ़ाएं, 7 की पढ़ाएं, आपको सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। 6 की और 7 की प्लेलिस्ट तो बन गई, अब 8 की प्लेलिस्ट बना देंगे। तो स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। तो स्टूडेंट, आज चलिए देरी न करते हुए हम आपको कक्षा 8 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या कहते हैं, रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा सबसे पहले जानेंगे परिभाषा क्या होती है। तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 ना हो, मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0 ना हो, कि इसका मकसद ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले परिभाषा के विषय में जानते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, p बटा q के रूप में कोई डिमांड नहीं, p बटा q ही हो। इसमें हम x बटा y भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, अधिकतम क्या कर लिया कि परिमेय संख्या जो है इसके लिए डिनोट क्या कर दिया, p बटा q। तो इसलिए आप p बटा q ही लेंगे, और x बटा y भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करना, p बटा q ही लेना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु शर्त यह है, शर्त यह है कि q का मान 0 ना हो, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर, इसका q 0 के बराबर ना हो, इसका मतलब क्या है, तो समझे भैया। q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q 0 के बराबर ना हो, मतलब जैसे p जैसे देखेंगे इसका, जैसे 5/6 लिखा हुआ है, कि 5/6 है, तो कहा गया डिफिनीशन क्या है इसकी, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे अंश का अर्थात p का मान 0 हो सकता है, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें 5/6, अर्थात इसमें p का मान कितना है 5, q का मान कितना है 6, अर्थात कहने का मतलब ये पहली शर्त का ही पालन कर रही है, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे और देखें, जैसे 0/5, अब 0/5 क्या है, परिमेय संख्या। 0/5 क्या है, परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, p का मान 0 है। केवल हमें किससे बचना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p का मान 0 हो सकता है। जैसे 0/7 ये भी परिमेय है, बट 5/0 नहीं कह सकते। यदि 5/0 कह दिए तो q का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्या शर्त क्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, q बराबर, इसका मतलब ये होता है कि q 0 के बराबर है, इसका मतलब ये होता है q डज नॉट इक्वल टू, मतलब q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें कहा क्या गया कि q 0 के बराबर ना हो। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, 7/0 ये भी क्या होगी, परिमेय नहीं होगी, अर्थात ये भी परिमेय नहीं होगी, ये भी परिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी। और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट,
जैसे 7/5 क्या है, परिमेय है। 0 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 0 का बटा हम एक कर सकते, कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, हम सभी का क्या कर सकते हैं, अर्थात सभी का बटा हम एक कर सकते हैं। चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या पूर्णांक हो, या फिर पूर्ण संख्या हो, हम सभी का बटा एक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखें, इसमें ये क्या परिमेय संख्या था, 0 क्या पूर्ण संख्या, तो 0 बटा हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। जैसे 5/5, 0 बटा क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, या -5/2 कर सकते हैं, क्योंकि -5 जो है ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सभी की डिफिनीशन बता दी गई है। कक्षा 6 की देख ले वीडियो मेरी, और कक्षा 7 की भी देख ले, सभी की उसमें डिफिनीशन बताई गई है। चलिए मैं थोड़ा डिफिनीशन को डिफाइन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होती है, वे संख्या जिनसे वस्तु की गणना की जाती है, वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। जब इसमें 0 यदि मिला रही थी क्या बन गई, पूर्ण। यदि इसी में क्या कर लिया गया, ऋणात्मक संख्या -1 -2, ये सब ऋणात्मक संख्या सब क्या बन गई, पूर्णांक बन गए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से परिमेय संख्या की डिफिनीशन हुई। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। स्टूडेंट यहाँ पर try to understand this point means I want to say that this point is very important student। तो समझे इधर, Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q 0 के बराबर, Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये होता है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसमें अब मैं कुछ जैसे लिखवा देता हूँ, समझ लें। जैसे 5/6 ये क्या होगी, परिमेय होगी। 0/5 क्या होगी, परिमेय होगी। 0 क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या सभी का बटा हम 1 कर सकते हैं, इसका बटा 1 कर सकते हैं। यदि 5 प्राकृतिक संख्या तो इसका बटा 1 कर सकते हैं। इस प्रकार से एक से एक्स्ट्रा कर देते हैं। मीन्स परिमेय संख्या की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें जैसे भी हो गए, अब हम आपको इसकी प्रश्नावली के अंतर्गत चलेंगे। प्रश्नावली के अंतर्गत चलेंगे, प्रश्नावली में जो जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आप सबसे पहला चैप्टर का नाम जो कि जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, समझे, परिमेय संख्या। पहले चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या डिफिनीशन क्या हो गई, जैसे हो गए। अब इसकी हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंतर्गत परिमेय संख्या का हम जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब सीखेंगे। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से इसकी नोट्स बनाते हुए चले हर चैप्टर की, क्योंकि एक चैप्टर तो है नहीं, कई चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको दोहराने में क्या होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, पीछे वाला फिर भूल जाएगा। तो यदि आपकी नोट्स बनी हुई है, कंप्लीट नोट्स, तो एक बार फिर दोहरा देंगे, रिपीट कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम प्रश्नावली में चलते हैं, अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रश्नावली के अंतर्गत इसकी। स्टूडेंट अभ्यास प्रश्न 1 का ए, अभ्यास प्रश्न 1 का ए। अभ्यास प्रश्न 1 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, निर्देश इसका देखिए। निर्देश ये कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का निर्देश है सरल कीजिए, सरल कीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इनकी मीन्स नंबर 1 4/5 मतलब 4/5 प्लस -2/5, कोष्टक में लिखेंगे -2/5। अब इसे स्टूडेंट कह दे इसमें सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, उत्तर ज्ञात कीजिए, जवाब इसका ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट कैसे क्या इसे हल करेंगे समझेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में क्या लगा हो, कोष्टक लगा हो, तो कोष्टक सॉल्व करने की विधि क्या होती है, सबसे पहले रेखी कोष्टक, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद मझला, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक हल करती है। यदि स्टूडेंट रेखी ना हो तो छोटा, छोटा ना हो तो मझला, मझला ना हो तो बड़ा। मीन्स कहने का मतलब ये है मेरे, यदि रेखी कोष्टक न दिया हो तो छोटा कोष्टक हल करेंगे, यदि छोटा कोष्टक में दिया हो, मझला दिया हो तो मझला, यदि मझला में दिया हो तो बड़ा,
कहने का सिर्फ मकसद ये हुआ कि कोष्टक को हल करने का जो क्रम होता है, यदि सभी कोष्टक आए हुए हैं तो सबसे पहले रेखीय कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो स्टूडेंट, और यदि न रेखीय आया हो, न मझला आया हो, न बड़ा आया, तो कौन सा कोष्टक हल करेंगे? छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो स्टूडेंट, छोटा कोष्टक कैसे हल करेंगे समझे इधर। 4/5 अब प्लस माइनस का समझे चिन्ह परिपाटी हम आपको कक्षा 7 की वीडियो में बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख ले, जिससे आपको चिन्ह में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें चिन्ह देखिए क्या होता है, क्योंकि कोष्टक के पीछे काहे का संबंध होता है? गुणक होता है। तो जैसे प्लस गुणे प्लस हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस गुणे माइनस हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस गुणे माइनस हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस गुणे प्लस हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस बात को याद रखें, क्योंकि ये हर सवाल में काम करेगी। यदि ये नहीं पता रहेगा तो समझ लो कि क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा, हर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझे, यहाँ प्लस माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ माइनस रखेंगे, कोष्टक को बर्बाद कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, हल कर देंगे। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे? अब इसका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक या लासापा कह सकते हैं। अब इसका लासापा लेंगे तो 5/5 का लासापा क्या होता है? 5/5 का लासापा 5 ही होता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखना, यदि भिन्न का क्या हो? भिन्न क्या होती है बताया गया ना। भिन्न में क्या होते हैं? अंश और हद ये होते हैं। परिमेय, सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है, ठीक है ना। तो बताया गया इसमें यदि हर क्या हो? बराबर हो, तो उसमें से एक संख्या लिख लेते, वही दी हुई संख्या का लासापा होता है। तो स्टूडेंट, यदि 5 से 5 में भाग करवाएंगे, एक बार जब 1 का, फिर इसमें 1 का फिर अंश में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 करने में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस फिर 5 से 5 में भाग करवाएंगे, 5 से यदि 5 में क्या कराएंगे? भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 का, फिर अंश में उसके ऊपर गुणा करवाएंगे, तो 2 1 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्टूडेंट, ये आपको समझने के लिए लिख दिया गया है, बट इसे लिखना नहीं आप। जैसे 5 एकन्नम कितना हुआ? 5, अर्थात 4 एकन्नम कितना हो जाएगा? 4, 5 एकन्नम, 5 एक बार गया, 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2। फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? इसे लिख सकते 4 में से 2 क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट मतलब घटाएंगे, तो 4 में से 2 कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना हो जाएगा? 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को हल कर दिया गया। 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5 लिखा हो, तो इसे कैसे क्या हल करेंगे? तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, 4/5 लिखिए, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, फिर कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक हट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसके बाद 5/5 का लासा लेंगे, 5/5 का लासा पर कितना होता है? 5। यदि हर में सभी संख्याएं बराबर हैं तो उसमें से एक संख्या उतार लेते, वही दी हुई संख्या का लासा हो जाता है। फिर क्या करते हैं? इनसे क्या, इसके हर से इसमें लासा में भाग करवाया जाता है। तो लासा में भाग करवाएंगे, 5 से 5 भाग करवाएंगे, 5 एकन्नम 5, अर्थात 1 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 एकन्नम कितना हो जाएगा? 4, 5 एकन्नम 5, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन्नम 2, फिर 4 से 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, कितना 4 में 2 गए 2 आ जाएगा, फिर 5 लिख देंगे। इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? बने रहे इसी श्रृंखला में, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है -4/5 प्लस 2/-5 2/-5। तो स्टूडेंट आपको बताया गया सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे। यदि रेखी मझला बड़ा कोष्टक ना दिया हो, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे स्टूडेंट। -4 बड़ा कितना हो जाएगा? 5, फिर प्लस माइनस का क्या इसके संबंध, इसके बीच, इस कोष्टक के पीछे क्या संबंध होता है? गुणा का होता है। प्लस माइनस का क्या होता है? प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। जैसे ही बताया गया ना, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या? प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। ये बात याद रखें स्टूडेंट। तो -4/5 हो गया, फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -2 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से 5 भाग करवाएंगे, 5 एकन्नम 5, अर्थात कितनी बार गया? एक बार, एक का में मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, मतलब तो 4 एकन्नम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग करवाएंगे, ऋण लगा देंगे पहले, फिर 5 से क्या कराएंगे? 5 में क्या कराएंगे? भाग कराएंगे, 5 एकन्नम 5, एक बार 2 एकन्नम कितना हो जाएगा? 2। आप समझे स्टूडेंट। अब इसे जोड़े की घटाए तकलीफ यहाँ पर होती है, मतलब चिन्ह में आपको दिक्कत होती है। तो चिन्ह में याद रखे स्टूडेंट, ऋण ऋण। अब ये गुणा का नियम था, किसका था? गुणा का। लेकिन इसमें क्या होता है? ऋण ऋण जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। स्टूडेंट समझे इस पॉइंट को। मींस कहने का मतलब ये है कि ऋण ऋण जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा थोड़ा ना करा रहे हैं, यहाँ पर घटा मतलब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं।
तो जोड़ रहे हैं तो इसके लिए रूल यही होता है, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखते हैं। 4 2 6 हो गया लेकिन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब हम अपना निर्देश लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देश लिखे, कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल संख्या रेखा की सहायता से कह रहा सरल कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4 मतलब 3/4, फिर इसके बाद प्लस माइनस 3/2। अब स्टूडेंट इसे हम किसकी सहायता, संख्या रेखा। सबसे पहले हम संख्या रेखा के विषय में जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, या संख्या रेखा को संख्या रेखा में कैसे क्या अंक को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा के विषय में जानेंगे स्टूडेंट। सवाल से पहले सबसे पहले संख्या रेखा के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले रेखा क्या होती है, तो रेखा बताया गया रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे अंत बिंदु मतलब समझे स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखा खंड हो जाएगा। रेखा इस प्रकार की होती है, इस प्रकार इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये डायरेक्शन ये कह रही है कि मैं इधर जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन का मैं इधर जा रहा हूँ, अर्थात इसमें कोई अंत बिंदु नहीं है। और रेखा खंड क्या होते हैं, रेखा में केवल एक बिंदु अंत बिंदु होती है। रेखा में कितने अंत बिंदु, याद रखें स्टूडेंट, क्वेश्चन बनता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे क्या बनता है कि रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। रेखा खंड में केवल एक अंत बिंदु होता है। किरण में कितना अंत बिंदु होता है, किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है, रेखा में 2 अंत बिंदु होते हैं। स्टूडेंट समझे फिर से इस बात को, ये क्या है, ये रेखा खंड है। रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखा खंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। और किरण में क्या होते हैं, किरण में एक अंत बिंदु होता है और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट पहले सबसे पहले रेखा के विषय में जाने, रेखा क्या होती, रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, रेखा किसे कहते हैं। पहले आप तो पढ़ने जा रहे हैं संख्या रेखा की सहायता सरल कीजिए, लेकिन यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ पड़े कि रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, तो रेखा पहले विषय में आप जानकारी होनी चाहिए ना, रेखा क्या होती है। तो बताया गया रेखा क्या होती है, रेखा सीधी होती है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसके चित्र से समझेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से क्या हो गई, रेखा हो गई। अब रेखा की सहायता से किसी अंक को कैसे क्या प्रदर्शित, चलिए हम बेसिक आज बात कर लेते हैं, कल से आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले हम रेखा के विषय में अच्छी तरह सब समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो गई, रेखा। अब रेखा की सहायता से कैसे क्या क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो स्टूडेंट समझें, रेखा के बीच में हम क्या करेंगे, रेखा के बीच में हम क्या ले लेंगे, शून्य पूर्णांक ले लेंगे, अच्छा शून्य ले लेंगे, क्या ले लेंगे, शून्य। अब शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है। स्टूडेंट कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, समझे। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में या फिर पूर्ण संख्या में क्या कर देते हैं, या प्राकृतिक संख्या में जब प्राकृतिक संख्या में हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। समझे स्टूडेंट, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में ऋण लगा देते हैं तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट आप इससे परिचित हो चुके होंगे। तो रेखा में कैसे संख्या रेखा की सहायता से कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि रेखा के बीच में क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या को प्रदर्शित करेंगे, 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। अब कैसे क्या संख्या को प्रदर्शित करेंगे देखेंगे स्टूडेंट। जैसे मैं कह दूं 5 को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बना दूं कि 5 को संख्या रेखा की सहायता से
सहायता से सरल कीजिए। सरल। पांच को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो स्टूडेंट कैसे क्या इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे समझेंगे अब इधर। तो मैं आपको बताया रहा, सबसे पहले रेखा खींचेंगे, रेखा के बीच में एक जीरो बिंदु ले लेंगे, जीरो के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्या, जीरो के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे हमें 5 को संख्या रेखा की सहायता से हल करना, कैसे हल करेंगे समझेंगे इधर आप। 5 को संख्या रेखा की सहायता से हल करना है तो सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हमें पटरी और प्रकार की सहायता से या पटरी की सहायता से पेंसिल की सहायता से क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचने के बाद रेखा के बीच में हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्या, आप बताइए ये कौन संख्या, इसे कौन संख्या कहेंगे, बताओ ये पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि ये पूर्णांक है। तो स्टूडेंट ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या भी हो सकती है लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, दोनों हो सकती है। पूर्ण संख्या भी है, क्या है, प्राकृतिक संख्या भी, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या भी आएंगी, ठीक है ना। तो पूर्णांक के अंतर्गत भी चला जाएगा क्योंकि उसके अंतर्गत ऋणात्मक धनात्मक शून्य भी आते हैं। तो ये क्या है, ये चाहे इसे पूर्ण संख्या का हो, चाहे इसे पूर्णांक का हो, चाहे इसे प्राकृतिक संख्या का हो, सब ये है, ठीक है ना। अब देखिए 5 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। कैसे क्या प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट, 5 धनात्मक है ना, तो धनात्मक प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर बराबर लाइन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बिंदु बना लेंगे। 5 को यदि प्रदर्शित करना, 5 इस प्रकार से बिंदु क्या कर लेंगे, कर लेंगे, मतलब रेखांकन कर लेंगे। आप इस प्रकार से बिंदु बना लेंगे, इस प्रकार से बिंदु इसमें बना लेंगे छोटे छोटे। अब इसमें संख्या रेखा, इसे संख्या रेखा 5 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले एक बिंदु हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा ये, 5। अब इस संख्या रेखा में स्टूडेंट प्रदर्शित हो गई। इसी प्रकार 5 को प्रदर्शित कर लिए, 6 को प्रदर्शित, 7 को 7, 8, 9, 10 इस प्रकार प्रदर्शित करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको जैसे 5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना था, इस प्रकार प्रदर्शित कर दिए। प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए, सभी का मकसद एक होता है। अब इसमें हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। चलिए हम जैसे इसी को बना लेते हैं, -5 को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। बेसिक है स्टूडेंट, कल मैं आपको संख्या रेखा के विषय में अच्छे से बताऊंगा, मीन्स क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। तो इसे समझ ले पहले, -5 को कैसे क्या संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट बताया गया ऋणात्मक संख्या को जीरो के बाईं ओर लिखते हैं। तो इसमें इधर बाईं ओर कितने मतलब बिंदु बनाएंगे, कितने बिंदु बनाएंगे, 5 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इधर देखिए ऋणात्मक संख्या ना, तो -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, या फिर से हम रेखा बना के हल कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम संख्या रेखा में क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। तो -5 को संख्या रेखा की सहायता से कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार से हल करेंगे। -5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। और यदि 5 को कह रहा तो जो पहले बताया उस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको संख्या रेखा में कैसे क्या संख्या को प्रदर्शित करना होता है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कल हम और इसके विषय में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट सही साथ अपनी पढ़ाई करते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसकी सहायता से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। तो स्टूडेंट आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।